विज्ञान में मैं हूं राजेंद्र विश्वास आपका स्वागत करता हूं। रोटेशनल डायनामिक्स के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम दो फोर्सेस की स्टडी करते हैं, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए देखिए एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक रबर को रस्सी से बांध लिया है और अगर इस रबर को मैंने सर्कुलर पाथ में घुमाया तो होता क्या है, इसमें आप सभी को पता है, जैसे कि हम घुमा रहे घुमाते घुमाते अगर हमने इसको छोड़ दिया तो क्या होता है, ये रबर बाहर की तरफ चला जाता है। अब बाहर की तरफ क्यों जाता है? और स्टार्टिंग में जब हम देख रहे थे तो घुमा रहे थे तो ये बाहर की तरफ क्यों नहीं जा रहा था? तो अभी इसलिए मैं क्या किया था, इसको सेंटर से इसको एक फोर्स अप्लाई कर रहा था, या सेंटर से मैंने इसको पकड़ के रखा था मतलब क्या कर रहा था, मैं सेंटर से इसको फोर्स अप्लाई कर रहा था। ठीक है, अब ये बाहर की तरफ क्यों गया? क्योंकि इसमें एक बाहर की तरफ का भी फोर्स लग रहा था, लेकिन सेंटर का जो मैंने अंदर की तरफ का जो फोर्स मैंने लगाया था इसमें और बाहर की तरफ जाने वाला जो फोर्स है, इन दोनों फोर्स का क्या हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स बन के ये क्या कर रहा था, सर्कुलर पाथ में घूम रहा था। ठीक है, मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन आप देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है और एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है, और इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो सर्कुलर मोशन में होता है। ठीक है, और देखिए जो यहाँ पे बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स को आप क्या कहोगे, उसी फोर्स को आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और जो इस ऑब्जेक्ट में अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा था उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो देखिए ये जो वर्ड्स है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, यही वर्ड से आपको बता रहा है। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, सेंटर की ओर लगने वाला, ठीक है, फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल क्या बोल रहा है, सेंटर से बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो यही वर्ड ही आपको बताता है कि ये फोर्स किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात मैं करूं तो देखो अंदर की तरफ जो है एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब चलिए इन दोनों टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। अब देखिए सिंपल डेफिनेशन है, हम जो स्टडी कर रहे हैं उसी को हम क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं। जैसे कि द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रही है पार्टिकल, बस वही हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, विच इज अलॉन्ग रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए ये फोर्स एक्ट कहाँ हो रहा है, ये अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द सर्कल हो रहा है। जो मैंने घुमा रहा हूँ, जितना मैंने इसका रेडियस रख रहा हूँ मैं, ठीक है, रेडियस के ही अलॉन्ग क्या हो रही है, पार्टिकल मूव कर रही है, तो इसीलिए हम इसको लिख लिया आगे कि विच इज अलॉन्ग रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए अब यही में फ़र्क है, देखिए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में बस फ़र्क इतना ही है, इसलिए मैंने आगे का लिखा भी नहीं इसका। ठीक है, डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल अगर होगा, डायरेक्टेड इसका जो डायरेक्ट होगा, अगर ये मैंने सर्कल कंसीडर कर लिया, इसका सेंटर है, ये डायरेक्शन क्या हो गया, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया तो मतलब वो क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया डायरेक्शन फोर्स का, तो वो कौन सा डायरेक्शन, वो कौन सा फोर्स हो गया, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है इसको सूडो फोर्स भी कहा जाता है, सूडो फोर्स। ठीक है, अब सूडो फोर्स को समझने के लिए आपको पहले तो रियल फोर्सेस समझना पड़ेगा। जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो फोर्सेस ओबे करते हैं उसे हम रियल फोर्स कहते हैं। और जो रियल फोर्स को ओबे ना करता हो उसको, या रियल फोर्स के जो अपोजिट जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम सूडो फोर्स कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि आपने सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे आप बस में बैठे हुए हो और बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है, तब क्या होता है, बस तो सामने की तरफ जाती है लेकिन आपको जो एक फोर्स लगता है, आप पे जो एक फोर्स लगता है वो पीछे की तरफ फोर्स लगता है। तो देखिए यही जो अपोजिट फोर्स है, नॉर्मली रियल फोर्स क्या है, सामने की तरफ जा रही है, ठीक है, और जो पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यहाँ पे जिस तरह से परफॉर्मेंस उसका हो रहा है पार्टिकल का, उस तरह से ये सूडो फोर्स का ही क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सूडो फोर्स भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, इसकी एक बात का ध्यान रखिएगा आप, जैसे आप फोर्स स्टडी कर रहे हैं,
फोर्स स्टडी कर रहे हैं तो मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या कहती है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला। ठीक है, आप कहीं पे भी स्टडी कर रहे हैं फोर्स का तो ये आपको एकदम आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा आप फोर्स का स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगा वैसे वैसे फार्मूला भी चेंज होता जाएगा। जैसे कि यहीं पे देख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को देख लेते हैं। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ये ले लेते हैं अपन। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू, ये भी मास इनटू एक्सेलरेशन ही रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन क्या लीनियर एक्सेलरेशन है? नहीं, ये सर्कुलर पाथ में हो रहा है। और जो सेंट्रीपेटल हम ले रहे हैं फोर्स, उसमें क्या होगा, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हम लेने वाले हैं। ठीक है, अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के लिए ये जो रहेगा, ये हम इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो एक्सप्रेशन फॉर द रेडियल एक्सेलरेशन आपका 11th क्लास में देखे हैं। ठीक है, अब 11th क्लास से वहाँ से अपन डायरेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है 12th के सिलेबस, उस 12th के सिलेबस के हिसाब से ही हमें जाना है। अब रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? आर ओमेगा स्क्वायर। अभी आर क्या है? आपका रेडियस वेक्टर है ये, और ओमेगा क्या है? ओमेगा है आपका एंगुलर वेलोसिटी। देखिए वही बात आ गया, जैसे कि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो देखिए हमें क्या स्टडी करना होता है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो हम एक्सेलरेशन क्या लिए? रेडियल एक्सेलरेशन लिए। बस यही आपको क्या करना है, फार्मूला में पुट अप कर देना है। सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह पे, रेडियल एक्सेलरेशन की जगह पे आपका आर रेडियस वेक्टर इनटू एंगुलर वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला। सिमिलर देखिए, सिमिलर फार्मूला है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फार्मूला क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला भी सिमिलर है, लेकिन क्या होता है देखिए यहाँ पे डायरेक्शन का फर्क है। जैसे कि अभी सेंट्रीपेटल फोर्स में हमने क्या देखा? डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल देखा। ठीक है, अब इसमें देखिए जो रेडियस वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, वो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन और जो आपका फोर्स का जो डायरेक्शन लग रहा है ये अपोजिट है। इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। और यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स की जगह पे जैसे कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है? डायरेक्शन सिमिलर डायरेक्शन हो जाता है। सिमिलर डायरेक्शन होने की वजह से क्या ले लेते हैं पर फॉर्मूला में बस हम उसको पॉजिटिव में ले लेते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर। बस बाकी फर्क कुछ भी नहीं है इसमें। ये फॉर्मूला मिल गया आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ऑल रियल फोर्सेस। ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इस तरह से अब लिख सकते हैं। अब रियल फोर्स मैंने आपको बताया, रियल फोर्स कौन सा है? तो ये समेशन अगर किए हमने सब ऑल रियल फोर्स जो भी वहाँ पे एक्ट होता है। ठीक है, और हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या होता है? इक्वेशन आपका 0 बनता है। ठीक है, इक्वल टू। अब नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखते ही है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का स्टडी करके हम किस तरह से अपने डेली लाइफ में उसके फ़ायदे देख सकते हैं, उसके फ़ायदे ला सकते हैं, या उसके यूजेस कौन से हैं, वही हम कुछ इन एप्लीकेशन में देखने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन है व्हीकल अलॉन्ग है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अब हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक तो हम पहले समझ लेते हैं। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है? पैरेलल टू द सरफेस। अभी सर्कुलर ट्रैक कौन सा होगा? जैसे कि अगर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है कोई, अगर ट्रैक है या कोई रोड अगर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है तो उसको हम हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक कहते हैं। लेकिन देखिए एक्चुअली टोटली सर्कुलर पाथ वो फॉलो नहीं करते हैं, हम कुछ कंसिडर करते हैं। ऐसे टर्न जो होता है, उन टर्न वाले हिस्से को हम लोग सर्कल का पार्ट समझ के ही हम क्या करते हैं? उसका स्टडी करते हैं। अभी देखिए इसमें हमें करना क्या है, और हम इसके स्टडी करके हम एक्चुअली निकालेंगे क्या, इसके फ़ायदे कौन से हैं अपने। तो देखिए
बहुत से ऐसे टर्न वाले रोड में आप लोग ऐसे देखते होंगे, मैक्सिमम स्पीड वहाँ पे लिखा हुआ होता है। अभी मैक्सिमम स्पीड किस तरह से लिखा जाता है, वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड निकालते कैसे है। अभी इसके जैसे टर्न रोड है, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर है मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये स्पीड कैसे निकालते होंगे, किस फॉर्मूले से निकालते होंगे, तो बस हम पहले इसमें वही देखने वाले हैं कि इसका मैक्सिमम स्पीड किसी सर्कुलर हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक का कैसे निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक का कंसीडर कर लिया है और यहाँ पे हमने एक कार कंसीडर कर लिया है जो कि यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है। ठीक है, अब इस कार में फोर्स कौन से एक्ट होने वाले हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। वेलोसिटी निकालने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के फोर्सेस एक्ट होते हैं। ठीक है, अब उसी से हम क्या करने वाले, डायरेक्ट डायरेक्ट हम इसका वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, जब स्टडी करेंगे इसका टोटल डीप में, तब हमको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब देखिए, इस बॉडी में या इस कार में फोर्स कौन से एक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे एक फोर्स तो होगा, देखिए कार है मतलब उसका वेट है, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब डाउनवर्ड टू द कार। ठीक है, कार के नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ के तरफ जो फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, जो कि आपका रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए तो वही एक एक स्टेप करके लिख लेते हैं कि यहाँ पे फोर्स कौन से अप्लाई होने वाले हैं। चलिए, कार में एक फोर्स एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर होता है तो उसमें एक फोर्स लगता है और एक फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या होता है, एक फोर्स लगता है, या उस ऑब्जेक्ट के कहीं पे भी अगर कोई सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उस ऑब्जेक्ट के क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या होता है, एक रिएक्शन होता है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, या एक कह सकते हैं एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। तो इस बॉडी में भी क्या होने वाला है, अपर डायरेक्शन में उसका क्या होने वाला है, वर्टिकली अपर डायरेक्शन में क्या होने वाला है, एक फोर्स अप्लाई होगा जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। चलिए वो भी लिख लेते हैं। अब देखिए, ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एक्ट हो रहा है और जो वेट यहाँ पे वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है। देखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है और जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, या वेट mg। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल्स टू mg। वाई, बिकॉज दोज फोर्सेस बैलेंस टू इच अदर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट फोर्स कौन सा एक्ट होगा, सर्कुलर मोशन है, मतलब क्या है आपका सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहाँ पे आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हमको पता करना है तो देखिए इस कंसीडर हम क्या कर रहे हैं, ये सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक है मतलब इसका सेंटर होगा तो मतलब इसका डिस्टेंस समझिए, ये डिस्टेंस मैंने रेडियस ले लिया सेंटर से, उसका जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस रेडियस हो गया आपका, जो कि r से डिनोट कर दिया। अब ये जो है अगर अंदर की तरफ अगर फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट में, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट हो रहा है। लेकिन देखिए सोचने वाली बात वही है कि क्या यहाँ पे सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट हो रही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, ये इस ऑब्जेक्ट को क्या आपने बांध के रखा है या ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है सेंटर से, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यही पे तो बात है, यहाँ पे ज़रूर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन किस किस पोजीशन में या किस फॉर्म में वो पहले समझ लेते हैं। अभी देखिए, ये जो कार है, कार बाहर की तरफ क्यों नहीं जा रही, हमने पहले भी देखा था कि बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं जाते, क्योंकि हम सेंटर से उसको फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये जैसे कि पोजीशन है, इस पोजीशन में ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से कुछ पकड़ के नहीं है, फिर बाहर की तरफ क्यों नहीं जा रही, बिकॉज ऑफ टायर और रोड के फ्रिक्शन के वजह से। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन क्या है, द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया, फ्रिक्शन सिंपल है, घर्षण जो हम बोलते हैं, जिसकी क्या होगा, अगर घर्षण की वजह से, अब
यहाँ पे देखिए घर्षण की वजह से क्या हो रहा है, घर्षण की वजह से ये बाहर की तरफ नहीं जा रहा है रोड और आपका टायर का, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, अप्लाई हो रहा है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों, क्योंकि देखिए स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट होता है, मतलब क्या हो रहा है, ये आपको बाहर की तरफ जाने के लिए क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है आपको, मतलब आपको रोक रही है। ठीक है, आपको रोकने का काम कौन कर रही है, टायर, मतलब टायर और रोड का जो फ्रिक्शन है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स जो अप्लाई होने वाला था, वो अप्लाई किसकी वजह से हो रहा है, वो अप्लाई हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वही इक्वल्स टू क्या होगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो यहाँ पे हम चलिए वही लिख लेते हैं, और एक यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज आल्सो रिजल्टेंट फोर्स विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है आपका, एम जी वेट, अपर डायरेक्शन में आपका नॉर्मल रिएक्शन। अब इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है आपका, टायर और इसका जो फ्रिक्शन होगा, ये जो होगा ये क्या होगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसी को हम लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही इक्वल्स टू क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू है वी अपॉन आर, अगर स्क्वायर है तो मतलब ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यही अगर हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला मिल गया, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब यम। और देखिए यहाँ पे अगर हम v अपना ओमेगा का वैल्यू अगर पुटअप कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आर एक आर, और ये क्या हो रहा है, आर कैंसिल हो रहा है, मतलब आपका रह क्या जा रहा है, रह जा रहा है वी स्क्वायर एंड आर। ठीक है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर रह जा रहा है। ओके, चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। तो अभी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से एम की वैल्यू को हम अलग निकाल सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए दोनों भी इक्वेशन में एम मास जो है ये कॉमन है, तो देखिए मास का इक्वेशन अगर हम सेपरेट किए बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो एम इक्वल्स टू हमको देखो फर्स्ट इक्वेशन से एम इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, एम इक्वल्स टू एन अपॉन जी मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, और हमें देखिए सेकंड इक्वेशन हमको क्या मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन से हमको एफ एस, अगर आर उस साइड में जा रहा है, आर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपको वी स्क्वायर इक्वल्स टू आपको एम मिल रहा है, ये इक्वेशन 4 मिल गया अपने को। देखिए देखिए दोनों भी केस में हमको क्या मिला, एम का फार्मूला मिला। ठीक है, अभी इसीलिए देखिए इन बाय इक्वेशन से बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर, इन दोनों को देखो हम इन इक्वेशन से हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, एफ एस आर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू, हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, एन बाय जी। क्यों, क्योंकि दोनों भी क्या है, मास के ही फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए हम इस एन को इस साइड में ला सकते हैं, वी को उस साइड में ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम वैसा कर लेते हैं यहाँ पे, और ये आर को क्या कर सकते हैं, इस साइड में ला सकते हैं। देखिए ये हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए फिजिक्स में हमें क्या होता है, बहुत से ऐसे ऐसे रिलेशन हमें पता होते हैं जिस रिलेशन से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस रिलेशन तक हमको क्या करना होता है, पहुंचना होता है। एक फार्मूला हमें पता होता है, लेकिन वो फार्मूला हमको डायरेक्ट नहीं मिल जाता है, हमको क्या करना है, उस फार्मूला तक पहुंचना होता है। तो हम आगे आपको समझेंगे कि हम किस फार्मूला तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इस को देखिए सिंप्लीफाई है, इधर का उधर ही ले रहे हैं हम लोग, बस ये हम कर सकते हैं जो सिंपल हमने बहुत पहले ही सीख चुके हैं। अब एन को इस साइड में अगर ले सकते लेके आए और वी को उस साइड में लेके गए, और आर को हम जी के इस साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब देखिए अभी यहाँ पे एफ एस डिवाइडेड बाई एन आप लिख सकते हो इक्वल्स टू वी स्क्वायर उस साइड में चला गया और आर इस साइड में आ गया, मतलब आर जी। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन का आप इक्वेशन 5 दे दीजिए।
अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है, अपना जो एम जी है, एम जी क्या है, वेट है, वेट क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट हो गया। फिर एम जी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेट आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म हो गया। लेकिन अब भी देखिए, और एक जो है फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये अगर फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द कार या स्पीड ऑफ द कार, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी में चेंज होता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही तो बात है, देखिए सिंपल सी बात है, फ्रिक्शनल पर कम मतलब ज़्यादा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा, ठीक है। अब इसका मतलब हम लिख सकते हैं, अगर वी हम क्या ले रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम हम ले रहे हैं, तो ये इक्वल क्या ये क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी में चेंज होगा, क्या होगा आपका प्रोपोर्शनल में, ये वी भी क्या होगा, मैक्सिमम ही रहेगा। अब और एक बात, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू, हमें एक फार्मूला भी फ्रिक्शनल फोर्स का और एक फार्मूला पता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब हम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ले रहे हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल क्या है, ये टेंडेंसी होता है किसी भी मटेरियल का, ठीक है, रजिस्ट करने का जो टेंडेंसी होता है, अपोज करने का या स्टेबल रखने का जो टेंडेंसी होता है। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे। जैसे कि यहाँ पे टायर और रोड है, तो ये रोड कौन से मटेरियल से बना है, ये टायर का मटेरियल कौन सा, ये उस पर डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, हर एक मटेरियल का अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब देखिए, इस इक्वेशन से हम म्यू एस को अलग कर सकते हैं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को अलग से कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब एन क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, मतलब आपको क्या मिल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिल रहा है। तो देखिए, ये इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 6 दे दीजिए। अब यही तो मैं बात कर रहा था कि हमें कुछ फॉर्मूले पता है, जिसकी इस फॉर्मूले में पता है हमें, हम यहाँ पे म्यू एस निकाल लिए। म्यू एस क्या है, एफ एस अपॉन एन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो हमें इक्वेशन 5 में देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू का एक फॉर्मूला मिला था। तो इसीलिए देखिए, पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, ओके। अगर हम 5 में पुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, यही इक्वल्स टू एफ एस डिवाइड बाई एन इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, म्यू एस इक्वल्स टू आपने क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपन आर जी। यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें। अब यहाँ पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होने वाला है, मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है तो अब वेलोसिटी भी मैक्सिमम रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वेलोसिटी की जो बात कर रहे हैं, ये भी वेलोसिटी की क्या हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। मतलब हमें एक इक्वेशन मिल गया, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 7 दे दीजिए। अबे हमें एक फार्मूला मिल गया। अभी इसी फार्मूला से हम वेलोसिटी को अलग कर सकते हैं। वेलोसिटी को अगर आप अलग कर सकते हैं, ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर जी म्यू एस, ठीक है। ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर इस साइड में जा रहा है, मतलब वी मैक्सिमम इक्वल्स टू, आपको फार्मूला क्या मिल रहा है, वी मैक्सिमम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू एस। मतलब सिंपल है, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको अगर निकालनी हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी आप किससे निकाल सकते हैं, आर रेडियस ऑफ द सर्कल, जी एंड म्यू एस, ठीक है। इससे सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ओके। ये था फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हीकल अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।